नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बात है दिसंबर 2025 की। चुनाव नतीजों के करीब 10 दिन बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। नए नए चुने गए सभी विधायक शपथ ले चुके थे और माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक खबर ने सबको चौंका दिया। चर्चा फैल गई कि कांग्रेस के कुछ नए विधायकों की एनडीए के बड़े नेताओं के साथ चुपचाप मीटिंग हुई है। मीटिंग की खबर बाहर आते ही सियासत गर्मा गई। लोग पूछने लगे कि आखिर इतनी बड़ी जीत के बाद, जब एनडीए के पास पहले से ही मजबूत संख्या है, तो सिर्फ 6 विधायकों वाली कांग्रेस में ही दिलचस्पी क्यों? क्या सच में कांग्रेस के विधायक टूटने वाले हैं? उस वक्त ये सवाल तो उठे, लेकिन असली वजह किसी को समझ नहीं आई। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। पता चला कि ये सब अचानक नहीं था, बल्कि इसकी तैयारी दिसंबर से ही शुरू हो चुकी थी। निशाना था मार्च में होने वाला राज्यसभा चुनाव। अब सवाल ये है कि जब जरूरी नंबर पूरे नहीं थे, तब बीजेपी ने 5वां उम्मीदवार उतारने का जोखिम क्यों लिया? कांग्रेस के विधायक ही क्यों टूटे? और इस पूरे मिशन 50 के पीछे असली रणनीतिकार कौन थे? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस खास स्टोरी में आपको बताएंगे। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। वोटिंग वाले दिन गायब हुए विधायक। पर्दे के पीछे चल रही थी पूरी प्लानिंग। सबसे पहले पूरी कहानी को आसान तरीके से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सोमवार को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ। देखने में ये एक सामान्य चुनाव लग रहा था, लेकिन इसके अंदर जो खेल चल रहा था वो काफी पहले से ही शुरू हो चुका था। इस चुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवार उतारे गए थे, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी ने अपना एक उम्मीदवार उतारा था। कागज पर आंकड़े साफ थे और पहली नजर में लग रहा था कि मुकाबला सीधा है, लेकिन असल में मामला इतना भी सीधा नहीं था। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को 41 विधायकों की वोट की जरूरत थी। एनडीए के पास कुल 202 विधायक थे। ऐसे में अगर एनडीए को अपने सभी 5 उम्मीदवारों को जिताना था, तो उसके पास जरूरी संख्या से 3 वोट कम पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार को एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन मिलने की बात सामने आ रही थी, जिससे ये लग रहा था कि विपक्ष एकजुट है और उसका उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। उस समय तक किसी को अंदाजा नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। चुनाव से ठीक पहले तक विपक्ष एकजुट दिख रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली झटका तब लगा जब वोटिंग के दिन कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी का एक विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। अचानक ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग थी? धीरे धीरे साफ हुआ कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया था। अब कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। चुनाव के बाद लोग ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर एनडीए ने ये पूरा खेल कैसे पलट दिया। जब अलग अलग नेताओं और विधायकों से मीडिया ने बात की, तो एक बात बार बार सामने आई कि इसकी तैयारी दिसंबर से ही शुरू हो चुकी थी। यानी जो कुछ मार्च में दिखा, उसकी नींव कई महीने पहले ही रखी जा चुकी थी। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एनडीए के कई बड़े नेता शामिल थे। बताया जाता है कि शुरुआत में कुछ विधायकों से चुपचाप संपर्क किया गया। पहली मीटिंग एक मंत्री के घर पर हुई थी, जहां विधायकों को ये समझाने की कोशिश की गई कि उनकी पार्टी का भविष्य मजबूत नहीं है। उन्हें यह कहा गया कि अगर वो अभी फैसला ले लेते हैं, तो एनडीए के साथ आ जाते हैं, तो उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो सकता है। धीरे धीरे ये संपर्क बढ़ता गया। सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, बल्कि उन विधायकों की जाति और समाज से जुड़े नेताओं को भी इस काम में लगाया गया। इसका मकसद था कि बात ज्यादा भरोसे के साथ पहुंचे। कई जगह पुराने रिश्तों का भी इस्तेमाल किया गया। जो नेता पहले साथ काम कर चुके थे, उनके जरिए भी संपर्क साधा गया। इलाकों के हिसाब से जिम्मेदारी बांटी गई।
ताकि हर विधायक का अलग अलग रास्तों से पहुंचा जा सके। इस पूरे ऑपरेशन की कमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में थी। बताया जाता है कि अंतिम स्तर पर जो भी बातचीत होती थी उसमें उनकी अहम भूमिका रहती थी, यानी जो भी डील फाइनल होती उसमें उनकी मंजूरी जरूरी थी। उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा विधायक एनडीए के पक्ष में आए, लेकिन हर जगह उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने साफ मना कर दिया। कांग्रेस क्यों बनी आसान निशाना? चुकाए गए पुराने कर्ज, जो दिखा नहीं वही असली खेल था। इस कहानी का एक और अहम हिस्सा है जो इसे और गंभीर बनाता है। बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर के लोग भी शामिल थे। आखिरकार जब वोटिंग का दिन आया तो उसका असर साफ दिखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ही सबसे आसान निशाना क्यों बनी? इसका जवाब भी धीरे धीरे सामने आता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस अंदरूनी समस्याओं से जूझ रही थी। पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव हार गए थे, जिससे संगठन और कमजोर दिखने लगा था। पार्टी के अंदर आपसी खींचतान भी चल रही थी। जो नेता जिम्मेदारी संभाल रहे थे वो ज्यादातर समय राज्य से बाहर रहते थे। इसका असर ये हुआ कि पार्टी के विधायक खुद को असहाय महसूस करने लगे। चुनाव के इतने समय बाद भी कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता तय नहीं कर पाई थी। इससे विधायकों में असंतोष बढ़ता गया। कुछ विधायकों ने यह भी बताया कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि उन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये लापरवाही धीरे धीरे भारी पड़ने लगी। 13 मार्च को विधायकों की एक बैठक जरूर बुलाई गई, लेकिन उसमें भी कोई बड़ा नेता मौजूद था ही नहीं। इससे विधायकों को यह संदेश गया कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। हालात इतने कमजोर हो गए थे कि कई विधायकों का अपने ही गठबंधन से उम्मीदवार से ठीक से परिचय तक नहीं कराया गया था। ऐसे माहौल में विधायकों का टूटना आसान हो गया। अब बात करते हैं उन विधायकों की जिनकी वजह से पूरा खेल बदल गया। आरजेडी के विधायक फैसल रहमान वोटिंग के दिन नहीं पहुंचे। उनकी अपनी कुछ परेशानियां थी। उनकी सीट बहुत कम अंतर से जीती गई थी और उनकी जीत को कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। ऐसे में उनकी सदस्यता पर खतरा बना हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मां बीमार है और वो इलाज के लिए बाहर थे, लेकिन उनके वोट ना देने का असर सीधा सीधा चुनाव पर पड़ा। कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद का भी मामला दिलचस्प है। उनका पुराना राजनीतिक संबंध एनडीए के एक बड़े नेता से रहा। वो पहले भी उनके साथ चुनाव लड़ चुके थे। कहा जाता है कि उनकी टिकट दिलाने में भी उसी नेता की भूमिका रही थी। ऐसे में जब वक्त आया तो उन्होंने अपनी पुरानी वफादारी निभाई। मनोज विश्वास की कहानी थोड़ी अलग है। वो हाल ही में कांग्रेस में आए थे और पार्टी के अंदर खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। पार्टी के कुछ नेता भी उन्हें लेकर पूरी तरह से सहज नहीं थे। ऐसे में वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सोचने लगे और धीरे धीरे एनडीए के करीब जाने लगे। मनोहर प्रसाद सिंह का मामला भी खास है। उनका पुराना रिश्ता नीतीश कुमार से रहा है। वो पहले जदयू में थे और बाद में परिस्थितियों के कारण कांग्रेस में आए, लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्हें पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी, तो उनके अंदर नाराजगी बढ़ने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने एनडीए का समर्थन करके अपने पुराने रिश्तों को निभाया। इस पूरी कहानी का अंत यही बताता है कि राजनीति में सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि रणनीति और टाइमिंग भी उतनी ही अहम होती है। एनडीए ने जहां पहले से तैयारी की, वहीं विपक्ष अपने ही अंदर की समस्याओं में उलझा रहा। नतीजा ये हुआ कि जो चुनाव कागज पर आसान लग रहा था वो आखिरी समय में पूरी तरह से पलट गया। आखिर में यही समझ आता है कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक खेल था जिसमें हर चाल सोच समझ कर चली गई। जो दिख रहा था उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा था जो आम लोगों की नजर से दूर था और समझ से परे था। और यही वजह है कि जब नतीजे आए तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
आपके क्या सोच विचार हैं इस पूरे राज्यसभा चुनाव को लेकर, एनडीए की जीत को लेकर और महागठबंधन की करारी हार को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।